पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी थी, आपने कर दिया था यहाँ पर। तो इसमें मैंने आपको बेटा डेरिवेशन करवा दी थी, बता दिया था आपको कि किस तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को डेराइव करते हैं। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और कुछ बातें इसमें डिस्कस करनी बाकी रह गई थी, वो डिस्कशन हम लोग करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं बेटा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उनको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बन जाए हमारे पास। ठीक है, आपको याद होगा हमने इसको कैसे ड्रॉ किया था, कैसे समझाया था आपको। जब आप पैरेललोग्राम लॉ मेथड यूज करते हैं तब आपको क्या करना होता है, दोनों वेक्टर जिनको ऐड करना है उनके टेल और टेल को एक साथ मैच कराते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से कि उनके बीच का एंगल जो है वो चेंज ना हो। और फिर जो उसका लॉन्गेस्ट डायगोनल आता है बेटा, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वही इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर वेक्टर को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये रिजल्टेंट कुछ एक एंगल बनाएगा अल्फा, और ए और बी के बीच का कुछ एक एंगल आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, दैट एंगल वाज थीटा। याद होगा आपको ये डायग्राम। ठीक है बेटा, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, और हमें ये पता चला था कि ये जो हमारा आरटी था, आरटी वाज बी साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड एंड इट वाज बी कॉस थीटा। एंड फाइनली हमें जो रिजल्टेंट मिला था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इट वाज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, यही था ना। और वेक्टर मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन जो हमें मिला था tan अल्फा, tan अल्फा हमें मिला था बेटा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में आपको डिराइव करके बताए थे, याद होगा आपको। देखो बेटा, यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली थी एट दैट टाइम। एक तो जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड का यूज करते हो, आपको एनालिटिकल मेथड होता है ये बेटा, आपको मैथमेटिकल मेथड यूज करना होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए बना था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर अल्फा ए के साथ एंगल, अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है बेटा, वेक्टर ए के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है, तो b के कंपोनेंट्स को लिया गया, देखो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर आपसे बोला जाता ये जो अल्फा है वो इसके साथ बी के साथ एंगल बना रहा है, अगर यहाँ वाला एंगल आपको निकालना होता, मान लो बीटा निकालना होता, तब आप लिखते क्या बेटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट नहीं, बल्कि दूसरे वाले का कंपोनेंट लेना है। अल्फा ए के साथ एंगल बना रहा था तो बी का कंपोनेंट आया, बी के साथ एंगल बना रहा है तो ए का कंपोनेंट आया। ठीक है, एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे इसके बाद शुरू करते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाए कि नहीं लगाए? यस सर। क्वेश्चन लगाए आपने? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एक स्पेशल केसेस की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। स्पेशल केसेस की बात करें अगर यहाँ पर, पहला केस हमारा आता है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर। अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, थीटा हो गया 0 डिग्री, मींस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हमारे एक्ट कर रहे हैं, पैरेलल। then the resultant will be given as under root a square plus b square plus 2ab, और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 0। cos 0 की वैल्यू आपको याद होगी, इट इज 1। तो अंडर रूट a square plus b square plus 2ab which will ultimately a plus b का होल स्क्वायर आएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, a plus b हो। ठीक है, मतलब अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, if both vectors are parallel to each other,
In that case, the resultant magnitude will be equal to the addition of the magnitude of separate vectors. ठीक है ना, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्टली ऐड कर लोगे. ठीक है, और एंगल कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा बेटा, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स. मैंने पिछली क्लास में क्लियर किया था, tan इनवर्स का मतलब 1/10 नहीं होता है. ठीक है ना, tan इनवर्स का मतलब cot नहीं होता बेटा. tan इनवर्स एक अलग से फंक्शन होता है. ठीक है ना, तो tan इनवर्स आप यहाँ लिखोगे b sin थीटा, और sin थीटा की जगह लिखोगे sin 0, ओके, अपॉन a प्लस b cos 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0. ठीक है ना, मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी. दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेपरेटली ऐड कर लेना है, और थीटा की जगह 0 पुट करोगे, आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. होप दैट इट इज क्लियर. यस सर. Yes, ठीक. sir. दूसरा, अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए बेटा, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल. अब एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा, अब जो थीटा हो जाएगा बेटा वो कितना हो गया, 180 डिग्री. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो थीटा क्या होता है बेटा, 180 डिग्री. तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री. अब cos 180 क्या होता है बेटा, -1. cos 180 होता है -1. तो आप यहाँ पर लिखोगे -1 पुट करोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. मतलब अब क्या हो गया बेटा, जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी गिवन एज a माइनस b और b माइनस a. डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, a का ज्यादा होगा या फिर b का ज्यादा होगा. और सिमिलरली जब आप अल्फा निकालोगे बेटा, यू विल गेट अगेन 0, क्योंकि साइन 180 होता है 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, if two vector both vectors are parallel to each other, in that case आपका रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हो, वही जो हम पुश करते हैं ऑब्जेक्ट को. अगर दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक ही डायरेक्शन पे लग गए, 10 न्यूटन 20 न्यूटन एक ही डायरेक्शन लग गए, टोटल फोर्स कितना हो गया बेटा, 30 न्यूटन हो गया. रिजल्टेंट दोनों के पैरेलल आता है तो एंगल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया. ठीक है ना, ऐसे अगर एंटी पैरेलल हो गया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन इस तरफ लग गया, 20 न्यूटन इस तरफ लग गया, अपोजिट हो गया, तो अब क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे. 20 माइनस 10 दैट इज 10 न्यूटन आ जाएगा. अगेन अल्फा विल बी 0 डिग्री. 0 डिग्री किसके साथ, द वेक्टर व्हिच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड. अगर a बड़ा है तो a के साथ 0, b बड़ा है तो b के साथ 0. ठीक है ना, बात समझ में आ गई. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. if the vectors are perpendicular to each other. ये सारे पॉइंट्स आपके पास नोटेड होंगे, इसलिए मैं इसको फटाफट लिख करके समझाते हुए हटाता हूँ इसको. मेन मुद्दा ये है हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ठीक है, अगर दोनों वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर हो जाए. अब आप लिखोगे r, तो r आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री. अब cos 90 क्या होता है बेटा, cos 90 होता है 0. ठीक है ना, cos 90 क्या होता है 0. तो ये वाला टर्म हो गया 0, सिर्फ क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा कैसे आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आएगा. ठीक है ना, और एंगल कितना बनाएगा बेटा, अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90. अब बेटा cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1. तो एंगल कितना मिला, tan इनवर्स a अपॉन b. आई विल एक्सप्लेन अगेन कि हाउ टू फाइंड आउट द tan इनवर्स. ठीक है, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो इन दैट केस you will get the resultant as under root a square plus b square.
and angle will be tan inverse, sorry उल्टा लिखे मैंने, b by a, tan inverse b by a, क्योंकि हम एंगल निकाले हैं a के साथ तो b by a, अगर हम एंगल निकालते b के साथ तो a by b, ठीक है ना। ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है बेटा, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? तो नहीं रहे हो, सुन रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से दो वेक्टर को मैथमेटिकली आप ऐड करने वाले हो। मैथमेटिकली ऐड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। और एंगल आएगा कितना बेटा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा विद द वेक्टर a, ठीक है बेटा। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई, और आपको ये समझ में आ गया कि ये बोथ वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड विल एड अप। अगर दोनों अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू यूज द एंगल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पूरे तीनों केसेस से हमें एक बात और समझ में आ रही बेटा कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, आप अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो ऑन एडिशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, चलो अभी एक हाँ चलो ठीक है बता देते हैं, ऑन एडिशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हो तो उसको आपका एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है बेटा। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कितना, a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू मिलेगा बेटा कितना, a माइनस बी। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने दो ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाया आपने, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, आपसे बोला जाए कि मैक्सिमम कितना फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, तो इट इज 30 न्यूटन। मैक्सिमम कितना, दोनों को एक डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा बेटा, 30 न्यूटन, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए मिनिमम कितना फोर्स आप लगाओगे, तो आप क्या करोगे बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब मिनिमम कितना लगाओगे, 10 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो फोर्सेस का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन से लेकर के 30 न्यूटन के बीच में कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 10 न्यूटन और मैक्सिमम 30 न्यूटन। बोलो समझ आया? Yes, sir. ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हो गया एडिशन। व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शन? अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा बेटा? तो सब्ट्रैक्शन में देखो क्या हो जाता है, जब मैं बोलता हूं a माइनस बी, इसका मतलब है कि वेक्टर a में वेक्टर b का निगेटिव ऐड करना है ना। तो चलो इसी डायग्राम को मैं एक्सटेंड करता हूं बेटा, इसी डायग्राम को एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूं ऐसे करते हैं। तो अब अगर मान लो ये b है, इस डायग्राम में ये हमारा b है बेटा, तो माइनस बी किधर आएगा, ऑब्वियसली इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये माइनस बी वेक्टर होगा बेटा, क्योंकि 180 डिग्री पे हो जाता है, इसी भी वेक्टर में माइनस करने पर क्या होता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी कुछ इस तरह से आते, ठीक है। और वेक्टर ए को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मतलब हमारा जो पहले क्रम बेटा था, जो वेक्टर ए के ऊपर बन रहा था, अब वो कहाँ बनेगा, वेक्टर ए के नीचे बनेगा। एंड द रिजल्टेंट विल बी दिस वन। अब रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये हो गया रिजल्टेंट, which will be given as vector A minus vector B। बोलो डायग्राम समझ में आए? क्लियर है ना? तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर A और B के बीच का एंगल थीटा था, आज आप लोग बड़े शांत हो, क्या हुआ, चाय वाय नहीं मिली है क्या? देखो ध्यान से समझो, आसान सी बातें हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है बस। देखो A और B के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है ना। तो A माइनस B के बीच का एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। बोलो दिख रहा है ना? A और B के बीच का एंगल अगर थीटा है तो A माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 180 माइनस थीटा। आई होप दैट इट इज क्लियर। Yes, sir. सो फाइनली द फॉर्मूला बिकम्स, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इन दैट केस,
द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा। बेटा कैसे आया है माइनस? क्योंकि हमारे पास था प्लस का 2ab cos थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया बेटा? 180 माइनस थीटा। पहले वो थीटा था, लेकिन अब वो क्या हो गया बेटा? 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, 180 माइनस। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस का cos थीटा होता है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos। क्लियर? अच्छा, एंगल कितना हो जाएगा बेटा? अब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल a के साथ। तो अगर आप अल्फा निकालोगे, यू विल गेट tan इनवर्स b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। अब बेटा देखो, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin 180 माइनस थीटा, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपको याद होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लिखोगे tan इनवर्स sin b sin थीटा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये बात हो गई। ये फॉर्मूला यूज होगा बेटा जब आप दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब आप दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कर रहे होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो गया कितना? 180 माइनस थीटा। सो दैट्स व्हाई रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर a विल बी गिवन एज b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। बताओ, अभी तक जितनी बात बताई वो आपको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें, या बातें समझ में आ गई आपको? सर डायग्राम बता दो एक बार बस। कौन सा? ये निगेटिव वाला? हाँ जी, यही वाला। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था, अगर आपको कोई एक वेक्टर गिवन है, मान लो अगर आपको कोई एक वेक्टर गिवन है बेटा, ये कोई एक वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए। मैं बोलूं ड्रॉ द माइनस वेक्टर, माइनस वेक्टर ए को ड्रॉ करो। क्या करते थे बेटा? आप करते थे इसका डायरेक्शन बदल देते, मैग्नीट्यूड वही रखना होता था, डायरेक्शन बदल देते। ये हो गया डायरेक्शन माइनस का ए। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर में आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से, तो डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर बिकम्स अपोजिट, 180 डिग्री पे टिल्ट हो जाता है हमारा वेक्टर। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस क्या होगा? डायरेक्शन बदल जाएगा। तो जब मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? आपको निकालना था r = a माइनस b, जिसका मतलब हो गया a प्लस माइनस, मतलब वेक्टर a में माइनस b को ऐड करना। तो हमने b को बनाया था जो कि ऊपर की तरफ, ठीक है ना, b हमारा था p से s की तरफ। अब हमने माइनस b कर दिया बेटा, तो ये किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया वेक्टर, माइनस का वेक्टर। ठीक है ना, अब ये माइनस का वेक्टर भी हो गया, तो इसी को तो इधर शिफ्ट करते हैं, इसी को उठाकर इधर हमने शिफ्ट कर दिया बेटा, और फिर हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जो कि वेक्टर ए के नीचे बन रहा है। तो ये वाला जो लाइन आया बेटा, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ a माइनस b। ये a माइनस b के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से ये डायग्राम बनता है बेटा। चलो, और कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो अभी तक पैरेललोग्राम लॉ में? Then I am going to remove this and we are moving towards the question to better understanding of this law. इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने लोग भी क्लास में वो सब ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने दिमाग को उलझा के रखोगे तभी आपका दिमाग क्लास में बना होगा, अदरवाइज आप क्लास में रहोगे दिमाग में ल्यूसिफर देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, तो ऐसा मत करना। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, जो भी बातें हमने पढ़ी है बाय डूइंग सम क्वेश्चंस, हम उन सभी बातों को और अच्छी तरह से समझ सकते बेटा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि दो फोर्सेस हैं, स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। द ग्रेटेस्ट
शायद आपने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे अगर आपने मॉड्यूल्स देखोगे, क्योंकि मॉड्यूल आपको मिल चुका है. सो द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फोर्सेस, sorry, least resultant of two forces are 6 Newton, sorry, greatest है पर 10 Newton and 6 Newton. ठीक है बेटा, हमारे पास दो फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट हो सकता है वो 10 न्यूटन हो सकता है और जो लीस्ट हो सकता है वो बेटा कितना हो सकता है, 6 न्यूटन हो सकता है. ठीक है ना. अब क्या हुआ, इफ ईच फोर्स, ध्यान से सुनना और जो भी पढ़ा है समझा है उसको अप्लाई करना. इफ ईच फोर्स नाउ increased by 3 न्यूटन, अगर हर एक फोर्स को हमने क्या किया बेटा 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया, जितना पहले से उससे 3 न्यूटन बढ़ा दिया. ठीक है ना. तो अब ये जो हो गया 3 न्यूटन, देन अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट the resultant of two forces, find out the resultant when both forces acts at 90 डिग्री. हमारे पास आज टाइम सफिशिएंट है, आपको पता होगा आपकी क्लास आज 2 घंटे की है. सो वी हैव टू मच टू एक्सप्लोर, और आराम से एक्सप्लेन करना है, समझना है. तो ये जो क्वेश्चन मैंने बेटा आपको बताया, क्या ये आपको समझ में आया? देखो कैसे आया, ये बहुत ही सिंपल था. ध्यान देना बेटा, जिन लोगों ने सॉल्व किया आइडिया लगाना कि आपने गलती कहाँ की, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, और वो चीज अगर ना क्लियर हो तो उसको क्लास में ही क्लियर करने की कोशिश करना, और अगर समझ में आ जाए तो फिर अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना. देखो आपसे बोला गया कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आर मैक्सिमम कैन बी गिवन एज, अगर आपने दोनों फोर्सेस को x एंड y एज्यूम किया तो, या फिर आप f1 f2 एज्यूम कर सकते हो, f1 प्लस f2 लिख सकते हो. ठीक है ना. और मिनिमम मैंने आपको बताया था बेटा, इट इज द डिफरेंस मींस x माइनस y. अब ये मैक्सिमम आपको दिया गया बेटा 10 और मिनिमम आपको दिया गया कितना 6. ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो 2x आ गया कितना 60. तो एक फोर्स आपको पता चल गया 8 न्यूटन. अगर एक फोर्स 8 न्यूटन है, देन दूसरा वाला कितना हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 दैट इज 2 न्यूटन. देखो एक फोर्स आ गया 8 न्यूटन, एक फोर्स आ गया बेटा 2 न्यूटन. आया बात समझ में, है ना. तो 8 न्यूटन और 2 न्यूटन, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ बेटा 10 और मिनिमम कितना हुआ 2. देखो ना 8 2 10 और 8 माइनस 2 6. ठीक है. अब आपसे बोला गया कि द फोर्सेस आर इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन. Now the forces are increased by 3 Newton. So now x becomes x dash, which will be 8 plus 3 means 11 Newton. Okay बेटा. जब 3 न्यूटन आपने बढ़ा दिया तो x हो गया 11 न्यूटन और y हो गया कितना बेटा 2 plus 3 that is 5 Newton. And now the angle between x dash and y dash is 90 degree. क्योंकि now both are going to act perpendicular. If forces act perpendicular. So what is the resultant? So that is very simple. Under root x dash square plus y dash square plus 2 x dash y dash cos theta. Theta means 90. अब cos 90 बेटा क्या होता है 0. cos 90 हो गया 0. क्या बचा, बचा सिर्फ अंडर रूट x dash square plus y dash square means अंडर रूट 11 square plus 5 square. तो 11 square means 121 plus 25 under root 146 न्यूटन. दैट इज द करेक्ट आंसर. अब बताओ बेटा, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इसमें, या ऐसी कोई गलती जो आपने किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, यू वांट टू डिस्कस दैट. देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देयर आर टू इक्वल फोर्सेस हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इनके कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू एज्यूम लेट फोर्सेस आर, बोथ फोर्सेस आपने ले लिए बेटा, मान लो x. ठीक है, यही हमारा f1 है, यही हमारा f2 है. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा x. ये बोल रहा है टू इक्वल फोर्सेस हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर.
मतलब दो फोर्सेस जो कि इक्वल हैं उनका मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के इक्वल है, ऐसा बोला गया बेटा। तो फोर्सेस हो गए हमारे पास x, रिजल्टेंट भी हो गया x। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। Put the value of r, it is x under root x square plus x square plus 2x square cos theta. Squaring on both sides, you will get x square equals to 2x square plus 2x square cos theta. ठीक है बेटा, तो इसको इधर ले आओ, आपको मिल जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos theta. X square will be cancel out and you will get cos theta equals to -1/2, which means theta equals to 120 degree. ठीक है बेटा, cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप 120 डिग्री लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो आप टेबल की हेल्प ले सकते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आपको याद हो जाएगा। बोलो बेटा, किसी को कुछ ऐसा डाउट जो आप पूछना चाहते हो? नहीं होगा, ठीक है ना, पूछो उसको। हाँ, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, तो अगर स्पीड स्लो है तो उससे परेशान नहीं होना है। बाकी बेटा कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना जरूर है आपको। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, आपको यहाँ पर दिया है बेटा, there are two forces which are in the ratio of 3:5 and their resultant is 28 Newton when the angle between them is 60 degree. So let आ गया आ गया, ओके सर 1220। ओके फाइन, करेक्ट आंसर है। मान लीजिए हमारे पास जो फोर्स है बेटा F1 वो हो गया 3x और F2 वो हो गया 5x। जब आपको रेशियो गिवन होता है बेटा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने किया होगा शायद 6, 7, 8 में से कहीं ना कहीं किया ही होगा, तो आप हमेशा रेशियो को ऐसे ही सॉल्व करते थे। अगर दो क्वांटिटीज रेशियो में है तो आप उसके आगे x लगा करके मल्टीप्लाई करके उसको एज्यूम कर देते थे, हमने भी वही किया। F1 3x, F2 5x। नाउ व्हाट, r is equals to under root 3x square plus 5x square plus 2 into 3x into 5x into cos कितना बेटा 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना दिया था? 60 डिग्री दिया, ज्यादा छोटा लिख दिया, ठीक है। 2 into 3x into 5x into cos 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब रिजल्टेंट कितना दिया गया आपको? रिजल्टेंट दिया गया 28। अंदर कितना आ रहा है बेटा? अंदर आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस cos 60 क्या होता है बेटा? 1/2 होता है क्या? cos 60 1/2 होता है, सबको पता है। तो cos 60 से मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ, ये बच गया 15x स्क्वायर। तो बेटा इसको बाहर ले लेते हैं, 28 इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 15, मतलब x अंडर रूट 20, 30, 49, 49 आ गया बेटा। तो 28 इज इक्वल्स टू 7x, x इज इक्वल्स टू 4। ये बेटा आपको मिल गया, x की वैल्यू आपने निकाल। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, 3 into 4 that is 12 Newton, 5 into 4 that is 20 Newton। बोलो समझ आया? जिन लोगों का नहीं आ रहा था उनको भी आया कि नहीं आया भाई? मित्रों, मोदी जी आने वाले 1 तारीख को, बताने वाले कुछ आप शांत रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पूछते रहो, समझते रहो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, क्लास में एक्टिव रहो। ऑनलाइन क्लास को थोड़ी सी इफेक्टिव बनाओ। इट इज नॉट अ वीडियो यू आर वाचिंग ऑन योर मोबाइल फोन, इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर फ्यूचर। तो इसको नेग्लेक्ट मत करो बेटा, अब ये मजबूरी है ऑनलाइन क्लासेस की। तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, मैं इसी उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। अभी 2-3 क्वेश्चन और करूंगा मैं, फिर आगे की बातें करेंगे, आगे कंसेप्ट की बातें करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे 1 ही 2 लोगों के आंसर प्रॉपरली मिल रहे हैं। 1 आध 2 लोग नए हो जो आंसर दे दे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि और लोगों को भी समझ में आ रहा है।
आप देखो बेटा, बस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूँ ना उसको थोड़ा लॉजिकली पढ़ना, सोचना और समझना, ठीक है ना, बस वही उतना करना होता है, बाकी सब आपको पता है क्या करना। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है बेटा और उनके रिजल्टेंट आपको गिवन है, कितना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये तो दो वेक्टर हो गए, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है बेटा। दो वेक्टर हैं ए और बी, और उसका जो रिजल्टेंट है बेटा वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, एंड मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट का, ओके, एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनका जो रिजल्टेंट है बेटा वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। That is again simple question. The resultant of two vectors, vector A and vector B, is perpendicular to the vector A, and the magnitude of resultant is 60 degree. Wow, आपने कहीं से आंसर लिख रखा है क्या? 60, 30, ओके। बाकी लोग भाई, तो क्या था बेटा यहाँ पर आपको, क्योंकि आपने मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो किया, तो मैथमेटिकल अप्रोच में आपको ए के बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए आपको ये मिला नहीं। तो जब आपको ये नहीं मिला तो बेटा आपने डायग्रामेटिक मेथड फॉलो किया, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर बनाया, देन ऑब्वियसली बी वेक्टर मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, इधर हो नहीं सकता क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में आता है, तो इधर पर कुछ एक एंगल थीटा पर हमने एज्यूम कर लिया, उसका जो कंपोनेंट आया बेटा रिजल्टेंट के बराबर आएगा बी cos थीटा, और बी cos थीटा हमारा दिया हुआ है b/2, हमने यहाँ पर पुट किया, थीटा आ गया 60 डिग्री, ओवरऑल एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 + 60, दैट इज 150 डिग्री। होप दैट क्लियर हो गया, समझ आ गई बातें? सर हाँ बेटा बोलो। सर हम वेक्टर बी को ए के हेड पे भी तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन हम पहले लोग ब्लॉक की बात कर रहे थे। अच्छा नहीं सर, उससे ज्यादा इजी हो रहा है ना, फिर sin थीटा इक्वल्स p/h, तो उससे थीटा इजीली निकल रहा है। बिल्कुल, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ट्रायंगल लॉ हो गया, ये रहा बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अब आप यस यहाँ से क्या निकाल लोगे बेटा, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ये वाला एंगल, यस सर, 180 ये माइनस वाला एंगल थीटा। मान लो मैंने इसको अल्फा मान लिया, तो आप लिखोगे tan अल्फा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर, सॉरी tan नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि हमें ए के बारे में आइडिया नहीं है, वी विल कंसीडर sin अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, r वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर कितना है b/2 अपॉन b, b से b हो गया कैंसिल बेटा, तो अल्फा आ गया 30 डिग्री, बोलो आया क्या, अल्फा 30 डिग्री आया है ना। अब अल्फा यस 30 सर, डिग्री हो गया तो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा बेटा, ये होगा, तो 180 माइनस 30 कर, 180 ये भी कर सकते हो आप। मैंने तो यस इसको इस सर। तरह से इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ मेथड बताया था, तो उस लॉ पर हम इसका काम कर रहे थे। बोलो, यस दोनों सर। ही चीजें चाहिए, दोनों ही आपको समझ में आनी चाहिए, बस ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे आपको इसको करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो अपने कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, मेथड हम समझा रहे हैं आपको, क्लियर है। आप चाहो तो ट्रायंगल लॉ यूज करो, आप चाहो तो ये लॉ यूज करो, ठीक है बेटा। बोलो, दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई? यस सर। चलो, सारे कंसेप्ट आपको इसी तरह से अच्छे से समझने हैं कि कौन सा कंसेप्ट किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है बेटा, क्योंकि सब कुछ, हाँ बेटा। सर कंपोनेंट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो जो कैसे निकाल a = b/2 cos थीटा। तो ये जो मैंने b cos थीटा किया,
नहीं सर, जो अभी आपने एक से 90 भी रब किया ऊपर जो राइट पे था। ये वाला इससे बोलो ना, b cos थीटा इक्वल्स टू b बाई 2। नहीं सर, जो अभी आपने रब किया ऊपर जो अभी रब कर रहे थे। जो अभी मैंने बताया वो क्या था? सर tan 90 से आप कर रहे थे ना रिलेट। हाँ बेटा, सबसे पहले निकालने की कोशिश की है, दैट इज वेरी गुड। थोड़ा एक्यूरेट नहीं है बट इंस्टेंट सही है, बढ़िया है। आपने उसको कोशिश किया, आपने सॉल्व करने की। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि two forces acting on the particle simultaneously at 120 degrees, so the resultant of that two forces, suppose that R1, initially the resultant was R1 बेटा, ठीक है, you will write under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 120 degree, ठीक है बेटा, cos 120 डिग्री। अब cos 120 आप इसको तो याद ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, मोस्टली आपको वेक्टर में 120 डिग्री ही मिलता है। सो आप क्या करोगे बेटा, R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 F2 लिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा रहना, छोटा कर देता हूँ, x लिख देता हूँ, x y, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 प्लस की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बोलो ये बात तो सबको समझ में आई, आई होप दैट। बोलो बेटा, शुरू में जब 120 डिग्री पर दोनों फोर्स लग रहे थे तब रिजल्टेंट यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई सो रहे हो कि जग रहे हो? यस सर, ये है। अब क्या करना है बेटा, रिवर्स कर दो। आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्स करने के बाद क्या हुआ बेटा, जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया, R2 हो गया। एंड नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की जगह क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर माइनस लिखोगे, क्योंकि जब रिवर्स करते हो तो मतलब माइनस वाली बात करते हो, माइनस वाली बात कर रहे हो तो मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। माइनस का 2xy, अगेन एंगल कितना था बेटा, 120 डिग्री था, वही है, ठीक है ना। बस रिवर्स करने पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है, मतलब सब्ट्रैक्शन की बात होने लगी। तो R2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का xy हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये वो केस है जब 120 डिग्री पर फोर्स लग रहे थे, और ये वो केस है जब एक फोर्स को रिवर्स कर दिया। भाई मान लो हमने F2 को रिवर्स किया तो ऑब्वियसली क्या हुआ बेटा, ये वाला एंगल लोगे ना, ठीक है ना। जब 120 था तब यहाँ माइनस आ गया था, जब थोड़ा छोटा हो गया तो प्लस आ गया बेटा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिया गया R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। बोला गया है कि एक्सेलरेशन रूट 3 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का रेशियो आपको रूट 3 दिया है, मतलब फोर्स का जो रेशियो है वही एक्सेलरेशन का रेशियो बेटा। पुट द वैल्यूज हियर, यू विल राइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व किया बेटा, यही सॉल्व किया था, आंसर कैसे गड़बड़ हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो बेटा क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अरे हमारे क्लास के शांति वीरों, थोड़ा शोर शराबा करो यार, समझ आ रहा है? जी सर, जी सर सर। जब रिवर्स करते हैं ना हाँ सर, एंगल 120 क्यों हुआ? एंगल 120 क्यों हुआ सर? एंगल रिवर्स करने के बाद चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। क्या क्वेश्चन पूछा आपने, देखो बेटा, मैंने जब आपको पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम वाज थीटा। मैंने कहा बेटा a माइनस बी निकालो, क्या निकालो, a माइनस बी निकालो। जब आपने a माइनस बी निकाला बेटा तो आपने क्या लिखा कि अब इनके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो गया। बोलो यही बोला था ना आपने, पहले थीटा था अब 180 माइनस थीटा हो गया रिवर्स करने के बाद, है ना भाई। चलो रिवर्स करने से पहले कितना था बेटा, 120 था, रख दिया मैंने। रिवर्स करने के बाद कितना आया बेटा, अच्छा ये भी ध्यान देना आप, जब मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा तो मैंने लिखा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत बारीकी से समझना, 2ab cos थीटा। ये तो बाहर ही चला गया, कोई बात नहीं, इधर लिख। जब मैंने थीटा एंगल लिया था बेटा
तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखा मैंने, ठीक है। ये जब मैंने एंगल थीटा लिया, और जब मैंने एंगल 180 माइनस थीटा लिया तो मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा को ही मैंने यहाँ पर माइनस करके 2ab cos थीटा लिख दिया। बोलो, ऐसे ही कुछ था ना? यस सर। बेटा अगर यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी तो थीटा ही आ रहा है ना? यस सर सर। आ गया समझ में। पहली ठीक है। बात। दूसरी बात क्या है, आपको नहीं समझ में आता, आप इसको 120 लिखो, यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ माइनस मत लगाओ, यहाँ लिखो cos 180 माइनस 120, आपकी मर्जी भाई। मान लो एंगल बदल गया, एंगल कितना हो गया, 60 हो गया ना, रिवर्स करने पर एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। जब आप रिवर्स करने पर एंगल को 60 ले रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि यहाँ माइनस आ रहा है, बस यहाँ वाला एंगल बदल दो। तो जब वहां वाला एंगल बदल दोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा बेटा, प्लस साइन। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा, 3x² तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 2x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 2xy। 2 हो गया कैंसिल बेटा, x² प्लस y² इक्वल्स टू xy, xy से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। सर लास्ट स्टेप तक हो गया था, उसके बाद से थोड़ा सा हुआ था। ओके, इसके बाद बताना पड़ेगा मुझे, हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा बेटा। देखो ये मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, ये सब मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, आपको समझना है इसको यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक बताओ किसी को कहीं कोई दिक्कत, फिजिक्स की कहानी यहाँ खत्म, आगे मैथमेटिक्स होगी, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, देखो बेटा अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है। इट इज नॉट गोइंग टू एंड आफ्टर डिवाइडिंग एक्स वाई। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे एक्स वाई से, तो आपका आंसर ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपने डिवाइड किया x² अपॉन एक्स वाई लिखा, प्लस y² अपॉन एक्स वाई लिखा, इज इक्वल्स टू 1 लिखा, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक बनेगा बेटा, कैसे, एक x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x अपॉन y, प्लस यहाँ क्या आ गया, y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट x अपॉन y इज इक्वल्स टू z, यही आपको निकालना भी था क्वेश्चन में, राइट? यही पूछा गया था ना, दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या है। तो इसको लिख दो बेटा z, तो इसको लिखोगे 1/z इज इक्वल्स टू 1, क्वाड्रेटिक बना z² प्लस 1 इज इक्वल्स टू z, z² माइनस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो जरा, है कोई सॉल्व करने वाला? ये मेरी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या? एक सेकंड बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, नहीं तो ये आएगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 3x² 3y², ये दोनों आया माइनस हो गया, ये उधर जाएगा, प्लस होना चाहिए, तो ये 4 होना चाहिए। फाइनली यहाँ पर 2 बचना चाहिए था, ये 2 था, ये 2 था, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। 2 हो गया तो ये 2z आया, ये 2z आया। फैक्टराइजेशन कर दो बेटा, फैक्टराइजेशन करोगे तो z² माइनस z माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0, z कॉमन ले लिया, z माइनस 1 कॉमन ले लिया, z माइनस 1, और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है वो z माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो z इक्वल्स टू आ गया बेटा 1, सो द रेशियो इज 1:1। बोलो समझ आया? बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बात समझ में? यस सर। तो आपको करते जाना है, रुकना नहीं है, जब तक फाइनल आंसर नहीं आता रुकना नहीं है। ये मत देखो हमारी कॉपी में 2 पेज करके आंसर नहीं आया, यू डोंट हैव टू बी फ्रस्ट्रेटेड, इफ योर कांसेप्ट इज करेक्ट, योर मेथड इज करेक्ट, यू हैव टू कंटिन्यू, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये मत पूछना कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या ऑब्जेक्टिव, अगर पूछोगे तो मैं यही कहूंगा बिल्कुल आएगा, अगर आप एडवांस और एम्स की तैयारी कर रहे हो, जो कि अभी आप कर रहे हो क्योंकि आप +1 में हो, ठीक है ना।
एंड जितना लेंथी क्वेश्चन आपको मिलता है ना बेटा, एक क्वेश्चन के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। एक ही क्वेश्चन में आप जितना टाइम स्पेंड करो, मतलब अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लेकर के बैठे रहना सुबह शाम तक, क्वेश्चन करते रहना है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। जैसे ये लेंथी क्वेश्चन था, इसको करते रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे स्टेप्स आपके दिमाग में आएंगे, अच्छा इसको ऐसे ऐसे कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। जो आपने पहले, तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर आपने वर्टिकल फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट गया वर्टिकल डायरेक्शन, अगर आपने कुछ एंगल पर फोर्स लगाया तब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कुछ एंगल पर फोर्स लगाया अगर आपने तब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो ना, उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। ये तो आपने प्रैक्टिकली एग्जामिन किया होगा, देखा होगा ना, देखा होगा ना भाई। टेबल रखिए, सीधे धक्का मारो सीधा जाएगा, तिरछा धक्का मारो तिरछा जाएगा, जिधर आप फोर्स लगाते हो उधर ही जाता है। तो अब ये हमारा ब्लॉक जो है इस लाइन के अलाउंग मूव करेगा। अब हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक्स के अलाउंग भी बदल रहा है, वाई के अलाउंग भी बदल रहा है, ये आगे भी जा रहा है धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है ऐसे एक साथ, है ना, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फोर्स आपने लगाया है, जो भी फोर्स आपने यहाँ पर लगाया, इसने दो इफेक्ट क्रिएट किए। अब देखो ध्यान से समझो, जो आपने पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था उसका इफेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो आपने वर्टिकल फोर्स लगाया सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में था। लेकिन जब आपने फोर्स को कुछ एंगल पर लगाया ना, तो इस फोर्स का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी। इसका कुछ एक पोर्शन, मान लो आपने 10 न्यूटन लगाया ना, 10 में से कुछ एक न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया है, कुछ एक न्यूटन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया है, कुछ फोर्स उसको हॉरिजॉन्टल ले जा रहा है, कुछ फोर्स उसको वर्टिकल ले जा रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। मतलब एक फोर्स आपने लगाया कुछ एंगल पर, तो उस फोर्स का कितना कंपोनेंट, कितना पार्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग है और कितना पार्ट उस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बोलो समझ में आया कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? यस सर। क्लियर है ना। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम इसलिए लगाते हैं, पता लगाते हैं बेटा, क्योंकि हम फोर्स को कुछ एंगल पर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स का जो मोशन होता है वो 1D से 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। एक ही फोर्स लगा करके आप ऑब्जेक्ट को 2D में मूव करा सकते हो। मैं इस पेन को ऐसे पकड़ के ऐसे तिरछा उठाऊंगा ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस भी बदल रही, वाई एक्सिस भी बदल रही, जेड एक्सिस भी बदल रही है ना। फोर्स एक ही लगा है लेकिन उसका मूवमेंट एक्स के अलाउंग भी हुआ, वाई के अलाउंग भी हुआ, जेड के अलाउंग भी हुआ। मतलब एक अकेले फोर्स ने उसको तीनों डायरेक्शन में मूव कराया। मतलब उस फोर्स ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट। एक पार्ट एक्स के अलाउंग ले जा रहा है, एक वाई के अलाउंग ले जा रहा है, एक जेड के अलाउंग ले जा रहा है। तो उसी को बोलते बेटा कंपोनेंट। पूरी बात समझ में आ गई? यस ठीक है। सर। तो दिस इज द कंपोनेंट। और जब आपको कंपोनेंट पता होता है ना, तो कंपोनेंट पता होने से फोर्स का स्टडी आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर बात एग्जांपल किया फोर्स का, एग्जांपल लिया फोर्स का, तो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा। कोई भी वेक्टर हो, whether it is force, whether it is acceleration, velocity, momentum, whatever, जो भी आपने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है बेटा, सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ये एप्लीकेबल है। फोर्स है तो फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो जाएंगे, मोमेंटम के कंपोनेंट हो जाएंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इफ इट इज एट सम एंगल यू कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट। और जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेटा, जरूरी नहीं। देखो क्या है, मान लीजिए ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ना, एग्जांपल देकर के मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर बाकी तो आसान है, कैसे निकालना है वो तो आप समझ जाओ। मेन मुद्दा ये होता है कि आप जो है चीजों को इसलिए मिस कर देते हो क्योंकि बेसिकली आपको पता ही नहीं होता कि हमने किया क्यों ऐसा। और जब आपको पता होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, तब आप चीजों को मिस नहीं करते। अब मान लो बेटा ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। अब जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपने लिया था और इस पर आपने फोर्स लगाया था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा था बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा था, है ना। अगर इस इंक्लाइन प्लेन की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन के अलावा मूव करेगा, है ना। अगर आपने यस सर। इंक्लाइन प्लेन दिया है तो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लाइन प्लेन पे मूव करेगा, तो अब हम फोर्स का कंपोनेंट किधर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं देखेंगे, बल्कि इंक्लाइन प्लेन के अलावा देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर कोई एक ऐसा फोर्स लगा दिया ना, ऐसा ये फोर्स, तब हम पता लगाएंगे अच्छा इंक्लाइन प्लेन के अलावा कितना फोर्स है और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना फोर्स है। इस फोर्स का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलावा कितना है, उसके वर्टिकल कितना है, परपेंडिकुलर कितना। बोलो बात समझ में आ रही?
यस सर। तो जरूरत के हिसाब से आप जो है अपने फोर्स को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जिस डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर फोर्स या कोई भी वेक्टर वन डायमेंशनल नहीं है, उसका इफेक्ट जो है 2D या 3D है, 2 डायमेंशन में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, 3 डायमेंशन में देखने को मिल रहा है, तो फोर्स तो अकेला है, इफेक्ट 2 जगह या 3 जगह कैसे आता है? तो वो ऐसे आता है बेटा क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट हो जाता है, फोर्स डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। आप कंपोनेंट की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो आई होप दैट मैंने आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया कि कंपोनेंट का मतलब क्या है, क्यों पता था। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात ये कर लेते हैं बेटा निकालते कैसे, ठीक है ना। ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब देखो समझेंगे कैसे बेटा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है हाउ टू फाइंड आउट। तो देखो मान लो मैंने कोई एक वेक्टर ले लिया, अब मैंने फोर्स नहीं लिया, फोर्स मैंने सिर्फ आपको रियलाइज कराने के लिए एग्जांपल दिया था बेटा, ठीक है ना। अब मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया, इट कैन बी फोर्स, इट कैन बी मोमेंटम, इट कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, पी लिख दिया मैंने, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वेक्टर ए लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे दिमाग में बात आती है यार पता लगाते हैं कि इस वेक्टर ए का कंपोनेंट जो है वो इस लाइन के अलावा कितना है। आपकी मर्जी, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा भी कुछ भी ले सकते हो, किसी भी लाइन के अलावा ले सकते हो भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि हमेशा एक्स और वाई के अलावा ही लेते हो। हाँ, इन द मोस्ट ऑफ केसेस आप एक्स वाई के अलावा लेते हो जब आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन की स्टडी की जरूरत पड़ती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के अलावा मिलेगा। तो चलो अचानक से आपके दिमाग में बात आता है यार चलो ये वेक्टर जो हमें दिया गया है ना इसका कंपोनेंट पता लगाते हैं कि इस वाली लाइन के अलावा कितना है और इस वाली लाइन के अलावा कितना है, ठीक है। और बेटा देखो ये ध्यान रखना, कंपोनेंट्स जब भी निकालते हो ना वेक्टर हमेशा दोनों कंपोनेंट के बीच में ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये पता लगा परपेंडिकुलर आप नीचे बना दो ऐसे और सर ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ऐसे ऐसे निकालेंगे, नहीं, ये नहीं होगा बेटा। एक कंपोनेंट अगर आपने इधर बनाया तो दूसरा कंपोनेंट ऐसे बनाओगे कि वेक्टर आपका दोनों कंपोनेंट के बीच में रहे। अब देखो बेटा इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है और फिर अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देखो मैंने अपने हाथ को सामने रखा ना, सामने मेरे लाइट जल रही है, थोड़ा ऊपर को जल रही है छत पे, उसकी इमेज देखो यहाँ पर बन रही है। तो लाइट जैसे आ रही है, लाइट के अकॉर्डिंग हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है बेटा, है ना। हम इसको टिल्ट करेंगे, इमेज भी टिल्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस एक्सिस, आपको ऊपर से लाइट डालनी है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्शन। आगे चल के आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। हमने यहाँ से लाइट डाली, लाइट रेज इंसिडेंट करें, बस ये ध्यान रखो कि वो लाइट रेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। हमने लाइट डाली बेटा, जब लाइट डालोगे यहाँ पर तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्या होगा, इसकी इमेज कैसे बनेगी। यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इस वाली लाइन के अलावा इसका एक इमेज बन गया बेटा, देखो ऐसे ये बन गया बेटा, बोलो समझ आया। यस हाँ जी, सर। यस सर। इसी को बोलते हैं बेटा एक्स कंपोनेंट। ए लिखता हूँ क्योंकि वेक्टर ए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस था इसलिए लिखा एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट ए एक्स हो गया। अगर आपको वाई कंपोनेंट चाहिए, इधर से लाइट इंसिडेंट कराओ, परपेंडिकुलर लाइट ऐसे इस तरह से, ये लाइट आ गई। अब देखो इसकी इमेज इस पर निकालो, तो ऑब्वियसली कैसी इमेज बनेगी बेटा, ऐसी यहाँ से परपेंडिकुलर, इसके हेड को ज्वाइन करते हो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर डालो, तो ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ आएगी टोटल ये वाली लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी ए वाई, ठीक है बेटा। बोलो बात समझ में आई। ये लाइट का एग्जांपल तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया, अब आपको करना क्या है, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है बेटा तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर के हेड से जिस एक्सिस पर आपको कंपोनेंट चाहिए वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। मतलब कंपोनेंट इज द परछाई, ठीक है ना। कंपोनेंट क्या है बेटा, वेक्टर की परछाई है किसी एक्सिस पर, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। चलिए ये बात तो हो गई। अब हम पता लगाते पता मतलब आएगा कैसे, निकालेंगे कैसे, तो हमें केवल वेक्टर के पता है। हमें पता चला कि ये जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल या थीटा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। आपको क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, तो ये ओरिजिन हो गया, ओ ए बी सी लिख देता हूं मैं इसको। तो देखो ट्राइंगल ओ ए बी अगर आप लेते हो यहाँ पर,
तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है बेटा, बेस ये वैल्यू निकालनी, ax निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, इसके बारे में पता नहीं तो इसको पता लगाना भी नहीं। आप सीधे सीधे वो पता लगाओ कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कहां से आता है, क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो आप लिखोगे बेटा उस ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन OB। अच्छा बेटा OA कितना है, ax है, OB कितना है, a है, तो x कंपोनेंट कितना आ गया बेटा, a इंटू cos। बोलो समझ आया? यस सर। समझ आया ना भाई? अपनी तकलीफें दूर करते चलना साथ ही साथ, ठीक है। अब बेटा देखो ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा बेटा, ए वाई होगा। इसी ट्रायंगल में अगर आपने साइन थीटा लगाया तब ये मिलेगा आपको ए वाई अपॉन ए, मतलब ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए साइन। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा मान लो ये एंगल आपको अल्फा दिया है, ये वाला एंगल आपको अल्फा दिया है, ठीक है, बस 2-4 मिनट और लगाऊंगा मैं आपका। ये वाला एंगल दिया है बेटा अल्फा। अब इस एंगल को अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा ए एक्स है, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो आपको मिलेगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई क्या मिल रहा है बेटा, ए cos अल्फा, ऊपर वाले ट्रायंगल से जिसमें अल्फा मैंने बनाया है। अब अल्फा के लिए बेस क्या है बेटा, ए वाई है, ए वाई अपॉन ए, और परपेंडिकुलर क्या है, ए एक्स है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स कितना आ गया बेटा, ए साइन अल्फा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपसे ये बोला गया होगा या आपने पढ़ा होगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलाउंड कॉस कंपोनेंट आता है, ऐसा सुना है आपने, यस सर। है ना? अब आपके सामने प्रूफ है। जब ये इसके साथ एंगल बनाया थीटा तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, a cos थीटा x कंपोनेंट। जब इसने y के साथ एंगल बनाया अल्फा तो y के साथ cos कंपोनेंट आया अल्फा। मैथमेटिकली मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो कि वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। और फाइंड आउट कैसे करना होता है बेटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos मल्टीप्लाई और उसके परपेंडिकुलर sin मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर। तो सर बाकी आपको समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच क्वेश्चन शुड बी सॉल्व इन 1 आवर? जस्ट स्पेंड सम मोर डेज विद मी, मींस विद फिजिक्स, किसी भी टीचर के साथ, ठीक है ना। जब आपके शुरू के 2 से 3 चैप्टर अच्छे से हो जाएं, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आओ ना, एट दैट टाइम आप मुझसे पूछना कि सर 1 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी आप ये मत पूछो कि सर हमें 1 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अभी आप बस सॉल्व करते रहो और कंसेप्ट समझते रहो बेटा, क्योंकि फिजिक्स का कंसेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है। मोस्टली प्रॉब्लम मैथमेटिकल टूल्स में होती है और वो मैथमेटिकल टूल्स की एक छोटी सी क्लास लगा देने से मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स समझा नहीं सकता। जैसे अभी मैंने क्वेश्चंस दिए ना जिसमें मैथमेटिकल टूल था, इस तरह के मैं आगे और भी क्वेश्चन लेता रहूंगा। उससे आपकी क्या होगी बेटा कि मैथमेटिकल टूल्स वाली जो स्किल है ना इंप्रूव होती जाएगी, इंप्रूव होती जाएगी। तो 2-3 चैप्टर जैसे हो जाएंगे ना, सारी मैथमेटिकल टूल्स कवर हो जाएंगे। और फिर आप मुझसे पूछोगे कि 1 घंटे में कितना लगाना है, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपसे बोल दूंगा आपको 1 घंटे में इतना लगाना है, आप नहीं लगा पाओगे बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स या कुछ भी। आप जस्ट अभी 10th से 11th में आए, नहीं लगा पाओगे तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, और मैं वो नहीं चाहता, ठीक है ना। ओके, आई विल टेल यू डेफिनेटली बट आफ्टर सम टाइम। सर फ्रॉम नाउ ऑन व्हेन विल वी हैव एक्स्ट्रा क्लासेस? बेटा शायद ये संडे संडे की क्लासेस लगाएंगे हम लोग 2 घंटे की, ऐसा ही कुछ होगा। अभी कुछ दिनों तक थोड़ा सा एप्लीकेशन का काम मेरे ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा था तो सर ने बोला कि आप ऐसे कर लो। तो एज सुन एज जैसे आपका एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आपका स्टडी मटेरियल आ जाएगा, बुक्स आ जाएंगी, बुक्स आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपका लॉकडाउन है। वैसे जो ऑफलाइन बुक्स होती है उसका मतलब अलग होता है, बट फिर भी टिल दैट आपको हम सारी बुक्स, देखो फिजिक्स की तो गारंटी मेरी है, जो बुक बोलोगे मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ। बाकी सब्जेक्ट में मुझे जो टीचर्स प्रोवाइड करेंगे मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा काम मेरे पास है, बाकी संडे संडे आपकी क्लासेस लग जाएंगी। सर फ्रॉम नाउ ऑन व्हेन, ओके ठीक है बेटा।